कौन सा? फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। सबसे पहले तो यही बता दो, हो गई कब के, है ना? चलो ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बताओ इसका सेकंड नेम क्या होता है कॉनकेव मिरर का? कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स का? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या क्या था? पहला फॉर्मूला क्या था इसका? मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f u। अच्छा, f का मतलब क्या होता है? वेयर। f फोकल लेंथ इमेज की होती है, मिरर की होती है या ऑब्जेक्ट की? ऑफ मिरर। ठीक है। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द बताओ, फ्रॉम द मिरर। और मिरर में भी किस वाले पॉइंट से? उसका पोल, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है। अच्छा, अगला u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या था? रिलेशन बिटवीन r एंड f। r का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड f का मतलब फोकल लेंथ। हंसना नहीं है ना? चलो बताओ फॉर्मूला क्या था? R is equals to 2f। 2f। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो अब ये। नहीं, सीक्वेंस में लिखवा रहे हैं ना अब, इसलिए। चलो हेडिंग डाल लो, लीनियर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका? m। फॉर्मूला m इक्वल्स टू, बताना। I/O इक्वल्स टू -v/u। m का मतलब पता ही चल गया तीनों को, क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। I का मतलब बता दो, वेयर हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, मेज़र कहाँ से करते हैं ये हाइट? हाँ, जैसे कि मान लो इमेज यहाँ बन रही है कुछ, ये तो हाइट कहाँ से मेज़र करते हैं? कौन सी वाली लाइन से? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से भी आप मेज़र करोगे कैसे? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से, वर्टिकल मतलब इस तरीके से। वर्टिकल के लिए दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर, है ना? तो हाइट ऑफ इमेज विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? ठीक है। अच्छा, ओ क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? वी क्या होता है? बताओ अंश, बताओ वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। और स्पेसिफिकली मिरर के भी किस पॉइंट से? पोल से, है ना? और यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर लो नोट। हालत भी सही हो रखी मेरी, है ना? एकदम कैमरा वैमरा लगा तो दिया मैंने। अच्छा, m
नेगेटिव कब होता है? जब इमेज कैसी हो? रियल एंड इन्वर्टेड हो, ठीक है। और m पॉजिटिव कब होता है? जब वर्चुअल और इरेक्ट हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कर लो नोट। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना, अब हेडिंग डाल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लें क्या? वाले फॉर्मूले, वाले फॉर्मूले। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला क्या क्या था? पहला n इक्वल्स टू सी अपॉन वी, जहाँ n का मतलब क्या है? वेयर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ऑफ एनी मीडियम, है ना। ठीक, सी क्या होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, करेक्ट। अगला वी क्या है? इन मीडियम। अब वो मीडियम क्या होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या है ना। चलो ठीक, अगला जो फॉर्मूला है आपका वो सेकंड फॉर्मूला 1 and 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है? बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में, यानी कि n2 अपॉन n1, ठीक है। इसका मतलब क्या? 1 and 2 का मतलब क्या है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन से वाले मीडियम, 1 या 2? बताओ। 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा, जब आप ANG लिखते हो, ANG, तो ANG का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं हम? ए का या जी का? ग्लास का। ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? एयर के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाद वाला, है ना। तो 1 and 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये बात समझ में आ गई? ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? मीडियम नंबर 1 का, मीडियम नंबर 2 का। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1। करो नोट। जिसका रिस्पेक्ट में होता है ना उसे पहले लिखते हैं, ठीक है। चलो अगला फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कौन सा? ये क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। जिसका निकाल रहे होते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको बाद में, और जिसके रिस्पेक्ट में उसे पहले लिखेंगे, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के टर्म में v1 अपॉन v2। अब ये v1 और v2 क्या है? v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 या मीडियम नंबर 2? मीडियम नंबर 1। एंड v2 क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। मतलब कुछ इस तरीके से, ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर, तो लाइट इस तरीके से जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड कुछ v1 है और यहाँ पे स्पीड, तो मीडियम नंबर 1 पे स्पीड v1, मीडियम 2 पर v2, इस तरीके से।
तो आप देख पा रहे हैं इसका फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में, जब हमने 1 and 2 लिखा था तो उसका फॉर्मूला क्या बना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में 1 and 2 इक्वल्स टू, बाद वाला आया था पहले वाला बाद में, बाद वाला हाँ, यानी कि फार्मूला क्या बना था 1 and 2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, पहले वाला पहले आएगा, बाद वाला बाद में। किसके टर्म में बात चल रही है, वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला फार्मूला ये ध्यान रखना कि 1 and 2 जो होता है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में लिखना चाहूँगा तो मुझे आगे पीछे कर देना है। ठीक है, यानी कि 2 and 1। क्लियर है भाई इतनी चीज़? ठीक है, 1 and 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 and 1। फार्मूले वगैरह सब डिराइव करवा रखे हैं ये वाले, है ना, कि ये आया कैसे। बता सकते हैं कोई कैसे आया ये रिलेशन? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं 1 and 2 और 2 and 1 की मल्टीप्लाई करूं तो मैं कैसे करूंगा? 1 and 2 की वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी के टर्म में, ज़रा बताना। 1 and 2 की वैल्यू वेलोसिटी के टर्म में क्या लिखोगे? v1 अपॉन v2। ठीक है, मल्टीप्लाई। अच्छा 2 and 1 की वैल्यू क्या पुट करोगे? v2 अपॉन v1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। अच्छा 1 and 2 यहीं है, और ये जो चीज़ है इतनी वाली, ये कहाँ जाएगी? दूसरे साइड किस में जाएगी? वो डिवाइड में जाएगी, यानी कि 1 अपॉन 2 and 1। तो यहाँ से निकला ये रिलेशन, है ना। करो नोट। फिर चलते हैं किस पर, अपने स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ भी आपका चलो, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन साइन आई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 अपॉन साइन आर। ठीक है, क्लियर है भाई? तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 and 2 इक्वल्स टू साइन आई आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ। अब आपको 1 and 2 के फॉर्मूले पता हैं? 2 नहीं पता? 2 फार्मूले, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या था बताओ? 1 and 2 को क्या लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में? कौन सा वाला रिफ्रैक्शन पहले आएगा, 2 का 1 का? n2 अपॉन n1। और दूसरा फार्मूला क्या था 1 and 2 का वेलोसिटी के टर्म में? v2। अच्छा, दोनों ही जो वैल्यू पुट करी है, दोनों ही वैल्यू किसकी है? 1 and 2 की है ना। ऐसे का अभी लिखवाया था ना, n2 अपॉन n1 1 and 2, और v1 अपॉन v2 ये भी किसका है? 1 and 2। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं? 1 and 2 के ही तो है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 and 2 जो है, पहले वाला आता है ना बाद में, ये पहले वाला पहले ही आता है। देखो यहाँ पे बाद वाला पहले आता है और यहाँ पहले वाला पहले आता है, यही तो था खेल, है ना। अच्छा तो 1 and 2 जो है साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर है। 1 देखो समझते रहो, 1 and 2 इसके बराबर है, 1 and 2 इसके भी बराबर है, और 1 and 2 यानी ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी कि n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू साइन आर। अब अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। v1 दे रखा है, v2 दे रखा है, n2 दे रखा है, n1, तो इतना ही यूज़ कर लो। v1 दे रखा है, v2 दे रखा है, i दे रखा है, r निकालना है तो इतना यूज़ कर लो। i दे रखा है, r दे रखा है, n2 निकालना है, n1, तो इतना पोर्शन यूज़ कर लो, है ना। चलो करो। अब इसके बाद
है आपका तो फार्मूले वगैरह तो इतने ही थे आपके, है ना, मिरर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, है ना। अब लेंस में आते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेंस डाल दो अब। तो लेंस कितने तरीके के? दो। कौन कौन से? पहला कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला बताओ। 1/f। मनी सही है, ठीक है। जहाँ f क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो कि कहाँ से मेजर होती है? मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से मेजर होती है? पोल होता है लेंस में? क्या होता है? बताओ। जो हम ये सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, FVU लेंस के केस में, ये कहाँ से मेजर करते हैं? देखो लेंस ये कौन सा है? ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। तो जो भी डिस्टेंस मेजर होती है उनके सेंटर से होती है, यानी कि इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर, और इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगला V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। एज सिमिलरली U क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। चलो हेडिंग डालो, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? M = O = U, यानी कि मिरर के केस में तो माइनस आता है, लेकिन लेंस के केस में माइनस नहीं आएगा। अच्छा, M का मतलब तो आपको पता ही है, M क्या है यहाँ पर? लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, V आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। U क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन I और O क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस के केस में M की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा जो इमेज की हाइट होती है वो छोटी होती है, बड़ी होती है? छोटी होती है, इस वजह से। और अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी, यानी तीनों केस होंगे इसमें।
इक्वल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और ठीक है। कितने स्टेप थे इसके, कितने केस थे? 5 या 6 थे है ना, और इसके 1 या 2 थे है ना। ठीक, अगला क्या है? पावर ऑफ लेंस। क्या फार्मूला क्या था बताओ? P इक्वल्स टू 1/f। ये कब है? जब f यानी फोकल लेंथ मीटर में होगी, ठीक। और सेकंड 100/f, f कब? जब ये सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर बहुत सारे लेंस हैं, सपोज कर लो ये लेंस है ना, इसके बाद ये लेंस है, इसके बाद ये लेंस है, इस तरीके से आपको अलग अलग लेंस दे रखे हैं ये, ठीक है। कितने लेंस है कोई बता सकता है यहाँ पर? यानी टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसकी कुछ पावर होगी, P1 मान लेते हैं, इसकी कुछ पावर होगी P2 मान लेते हैं, इसकी कुछ पावर होगी, इसकी कुछ पावर होगी P4। हमसे पूछा गया है कि टोटल पावर निकालो, तो कैसे निकालेंगे टोटल? सबको प्लस कर देंगे है ना, जैसे हम अर्थमेटिक करते हैं ना कैलकुलेशन, सेम वही करते हैं। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अब चूंकि आपको पता है कॉनकेव लेंस में पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव? कॉनकेव की नेगेटिव। तो यानी कि नेगेटिव कौन कौन होंगे? P1 P2 P3 P4 में से? P1 और P3। P1 और P3 ये कॉन्वेक्स हैं, हाँ। P2 और P4। हाँ, तो इनके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, नेगेटिव साइन, ठीक है। यानी कि साइन के साथ ही आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी पावर में, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में पावर हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ नेगेटिव पुट करा गया है, और कॉन्वेक्स में हमेशा पावर पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो टोटल पावर आप ऐसे निकालोगे। और पावर की यूनिट भी बता दो हाथों हाथ, क्या होती है? डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। और नोटेशन होता है कैपिटल D। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो, तो अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स है ना। क्वेश्चन लिखो, एक लिखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास with respect to air are 4/3 and 3/2, 4/3 and 3/2, comma respectively, full stop. Find the refractive index of water with respect to glass, ठीक है। कैसे होगा ये वाला? तो सबसे पहले सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो चीज़ें हैं गिवन है उनको पहले नोट डाउन कर लो, है ना। तो गिवन क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? दोनों ही किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि AN/W दे रखा है और ANG। AN/W दे रखा है कितना? 4/3 और ANG 3/2। आपको फाइंड क्या करना है? इसको नोटेशन में कैसे लिखोगे? इस तरीके से, क्या? G/W, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, जिसका निकालना होता है इसे बाद में, और विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसे पहले। ये आपको फाइंड करना है,
ठीक है। अच्छा आपको अब आप बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था बताओ। सॉल्यूशन तो चल ही रहा है ना। तो जी एंड डब्लू फार्मूला लिखने से पहले फ्रॉम इक्वल्स टू बताओ क्या फार्मूला। बाद वाले को पहले लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में या पहले वाले को बाद में, क्या लिखेंगे बाद वाले, यानी कि एन डब्लू अपॉन एन जी, लेकिन दोनों ही किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, है ना। और दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ए एन डब्ल्यू दे रखा है आपको और ए एन जी, तो पुट कर दो वैल्यू। तो जी एन डब्ल्यू इक्वल्स टू बताओ वैल्यू कितनी हो गई ए एन डब्ल्यू की 12/9। इसकी वैल्यू है कितनी ए एन डब्ल्यू की 4/3 अपॉन में ए एन जी की भैया 8/9 ए एन जी की कितनी है 3/2। अच्छा 3 और 3 कैंसिल होंगे मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा 4 और 2 तो 8/9। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपका चूंकि रैशनल फॉर्म में दे रखा है इसलिए आंसर भी आपको रैशनल फॉर्म में। ठीक है। अगर ये डेसिमल में दिया होता तब आप डिवाइड करते हैं। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन लिखें एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर। अच्छा आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने या पीछे, सामने रखेंगे। ठीक है। सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, of radius of curvature 30 centimeter, full stop. Find the position of the image, find the position of the image, comma its nature and size। ठीक है। नेचर का मतलब आप जानते हैं कि वर्चुअल एरे कैसा, मतलब कैसा बनेगा ना, रियल बनेगा इन्वर्टेड कैसे। तो करो जरा कैसे होगा। तो करने से पहले बेस्ट तरीका गिवन है, बताओ क्या क्या गिवन है इसमें। एक तो u गिवन है, कितना गिवन है -5। अच्छा ये लिखा हुआ है इसमें कि n ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ये तो h हो गया है ना, i या o, o। ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं o, तो o कितना गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा आपको साइन कन्वेंशन तो पता ही है ना कि अगर हम इस डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव। अब हमेशा आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने ऊपर ही रखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसकी हाइट हमेशा ऑलवेज नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव हाइट, लेंथ तो पॉजिटिव होगी ना। चलो ठीक है। और क्या दे रखा है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि u आपको पता है कि ऑलवेज कैसा होना चाहिए नेगेटिव, तो u कितना गिवन हो गया -20 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई इतनी चीज तीनों को। अच्छा आगे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, यानी कि क्या दे रखा है r, पॉजिटिव का नेगेटिव का, पॉजिटिव का। कॉन्वेक्स मिरर के लिए r की वैल्यू पॉजिटिव होती है जबकि कॉनकेव मिरर के लिए r की वैल्यू नेगेटिव होती है। चलो ठीक। अब आपको फाइंड क्या करना है, एक तो पोजीशन फाइंड करना है यानी कि v फाइंड करना है ना, और उसका नेचर बताना है कि उसका नेचर कैसा होगा। ठीक। और आपको उसका साइज बताना है। साइज ऑफ द इमेज को नोटेशन क्या होता है m, बताओ साइज के लिए तो वही निकालते हैं ना m। लीनियर मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि कितने टाइम्स छोटा है इमेज या कितने टाइम्स बड़ा है, कितने गुना छोटा या कितने गुना बड़ा। लेकिन मैं अगर इमेज की लेंथ की बात करूँगा वो किससे नोटेशन से ड्राइव होगा,
जैसे ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ओ से। ऐसी इमेज की भी हाइट होगी ना, तो उसे आई से। तो आपको आई बताना है। क्लियर है भाई? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले माइंड में ये एकदम फिक्स कर लेना, नहीं क्वेश्चन किसका है, मिरर का। ठीक है, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन में आपको पता होना चाहिए मिरर के केस में माइनस आता है नहीं वी अपॉन यू वाले पोर्शन में। मिरर के पोर्शन, जब हम मिरर की बात करते हैं तो वी अपॉन यू वाला जो पोर्शन होता है उसमें माइनस आता है नहीं, आता है ना। लेंस के केस में नहीं आता। चलो ठीक। तो बताओ v कैसे फाइंड होता है, मिरर फॉर्मूले से। लेकिन मिरर फॉर्मूले से अगर आपको v निकालना है तो आपको सबसे पहले u पता होना चाहिए, जो कि पता है, और f भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें f निकालना है। तो f के लिए क्या होता है, कहाँ से आप f निकाल सकते हो, r/2। तो फॉर्मूला स्टार्टिंग विद फ्रॉम r इक्वल्स टू 2f, तो यानी कि f हो जाएगा हमारा r/2। r की वैल्यू हमारी 30 है, तो 30 का हाफ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और चूंकि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता भी क्या है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव निकली है। ठीक। अब आप को f पता है, आपको u पता है, मिरर फार्मूला यूज कर लें। तो यूजिंग मिरर फार्मूला क्या होता है, मनी बताओ। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है, 15। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, निकालनी है ना। प्लस u की वैल्यू -20। अच्छा आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो -1/20। v की वैल्यू निकालने के लिए पोर्शन किधर जाएगा, इस तरफ। तो 1/15 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 20 एंड 15 का एलसीएम 60 आ जाता है ना। हाँ, तो 15 4 जार, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 4 प्लस 3 है ना, इक्वल्स टू 1/v। ये कितना हो जाएगा 7/6 इक्वल्स टू 1/। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो v इक्वल्स टू कितना, 60/7 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर दो आप, क्योंकि डाटा हमें अपॉन में नहीं दे रखा ना। तो कितना आ रहा है, जरा डिवाइड करके बताना। कितना, 8.57, करेक्ट, 8.57 सेंटीमीटर। 8.57 नहीं बोलते, 8.57 बोलते हैं ना। और नेचर क्या होगा बताओ, आपको सबसे पहला आंसर पता चल गया। ठीक है, अब आपको बताना है नेचर। नेचर क्या होता है इसका, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला जो इमेज है उसका हमेशा नेचर होना चाहिए वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी। और आई निकालना है, आई निकालने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, -v/u। तो उससे तो m निकलेगा ना, मुझे तो i चाहिए। तो देखो आपको u पता है, u पता है, v पता है, o पता है, i निकालना है। तो m को छोड़ के जो आपके दो पोर्शन बचे हैं वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड। तो यूजिंग, बताओ फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू पुट करके आंसर बताना है कितना निकला। कैलकुलेशन हो रही है आंसर, मानी आ रहा है आंसर।
2.14 है ना। तो आई की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आपकी आएगी 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करना है। तो समझ में आई इतनी चीज़? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? बाकी कल और करेंगे क्वेश्चन इसके। आ गया अंश? आ गया? चलो तो फिर इतना ही रहने देते हैं आज।